नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन इतिहास, बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। और कल हम बात किए थे शेर शाह सूरी के जन्म के बारे में और उसकी थोड़ी सी कहानी में बताए थे, और इसके बारे में आज अदर प्रश्न भी हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न जो शेर शाह सूरी से संबंधित है, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। तो प्रश्न है जैसे 1530 में क्या हुआ कि 1530 में लॉर्ड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह किया था शेर शाह सूरी ने, ठीक। और इसके बारे में आगे बता दें तो 1534 में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया शेर शाह सूरी ने। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। अगर पूछ ले कि शेर शाह सूरी की उपाधि कब धारण की, तो 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ था अकबर व शेर शाह और हुमायूं के बीच, तब इसने शेर शाह की उपाधि धारण की, ठीक। तो हुमायूं को पराजित किया और यहाँ इसको भारत से बाहर निष्कासित कर दिया था। अब आगे बात करते हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर ले। फिर शेर शाह सूरी ने कौन सा युद्ध लड़ा, तो उसके बाद उसने 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जिसे बोलते हैं, हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर्यवंश की स्थापना की। सूर्यवंश की स्थापना कब की शेर शाह सूरी ने, तो 1540 में जब कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तो हुमायूं को हराने के बाद द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर्यवंश का स्थापना की। इसके बाद हम बात करते हैं 1543 में रायसीन विजय कर वहाँ के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेर शाह पर एक कलंक है, ठीक। एक खतरनाक काम कर दिया ज़्यादा। फिर 1544 में मारवाड़ विजय किया इसने शेर शाह सूरी ने। इसके बाद बात करें तो 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हुई। कालिंजर कहा, तो कालिंजर का किला बांदा में बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। आगे हम बात करें, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था तथा डॉक्टर कानूनगो के अनुसार आरंभ में लगभग 47 सरकारें थीं। डॉक्टर सतीश चंद्र के अनुसार शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 66 सरकारों में बांटा था, जिसमें से 19 सरकार सिर्फ बंगाल में थी। सरकार का प्रशासन सिकदारन तथा मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था, ठीक। और उसके बाद करें तो उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और उसने चांदी का रुपया चलवाया था, ठीक। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी। अगर बात करें तो शेर शाह की जीवनी किसने लिखी, तो अब्बास खां सरवानी ने लिखी। और शेर शाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनाया। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये याद रखिएगा, शेर शाह का जो मकबरा बना है सासाराम में, तो किस पत्थर से, तो लाल बलुआ पत्थर का निर्माण इसमें लगाया गया है कार में। और इसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। शेर शाह सूरी का पुत्र कौन था, तो जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। फिर बात करते हैं 1574-75 में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया था, ठीक। और आगे बात करें, औरंगजेब ने अजीम उस्सान को बिहार का सूबेदार बनाया था। उसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा। अगर पूछ ले कि पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा था, तो औरंगजेब ने अजीम उस्सान को बिहार का जब सूबेदार बनाया था, तो इसी ने इसके नाम से अजीमाबाद रखा। ये देखो अजीम उस्सान ना, तो इसी के नाम से अजीमाबाद रखा। और फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। कायर और घृणित इससे माना जाता है फर्रुखसियर को। अब आगे बात करते हैं, औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खां 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शीद कुली खां ये भी अपने नाम से मुर्शिदाबाद की स्थापना करवाया था, ठीक। और गिरिया के युद्ध के बाद अली वर्दी खां 1740 से 56 तक इसका शासन था, नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। अब आगे बात करते हैं 1756 में सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नाती था। सिराजुद्दौला जो था अली वर्दी खां का नाती था, बंगाल का नवाब बना। इसकी पुत्री का सिराजुद्दौला की पुत्री का ये लड़का था अली वर्दी खां। अब आगे बात करें, इधर थोड़ा और डिटेल है, तो एक मिनट। जून 1757 में प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया था, ठीक। और जून 1757 में मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनाया गया। अगर
पूछा जाए कि मीर जाफ़र बंगाल का नवाब कब बना, तो 1757 में बना था, जून में। और बिहार के प्रमुख सूफी संत के बारे में बता दें तो इमाम मोहम्मद ताज फ़कीह, ये बिहार के सूफी संत थे। इसके बाद खानकाह मनरेह फसरी, स्थापना 1180 में की। भारत की सबसे पुरानी खानकाहों में से एक है, ठीक। और खानकाह के से संबंधी अन्य प्रसिद्ध संत हैं शाह कमालुद्दीन अहमद, शाह अलाउद्दीन बुखारी सत्तारी, और खानकाह बेगूसराय, सिलसिला जो सत्तारी था, मोहम्मद जिलानी अमझरी की कादरी, और खानकान अमझर शरीफ औरंगाबाद में, सिलसिला जो था वो कादरी था। और दरिया साहिब शेख सैफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, खानकाह बिहार शरीफ, पैगम्बर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठी सुरक्षित हैं। और सिलसिला जो है फिरदौसी। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार के बारे में बता दें तो अकबर काल सुजात खां मिर्जा अजीज कोका राजा मान सिंह, ठीक, अकबर के थे। और जहांगीर के काल में सूबेदार थे अफजल खां और शाहजादा परवेज। शाहजहाँ के शासनकाल में खान आलम और शाइस्ता खां, ये शाहजहाँ के सूबेदार थे। औरंगजेब के शासनकाल में शाहजादा अजीम थे। अब आगे बात करते हैं आधुनिक इतिहास जो है बिहार से संबंधित है। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश कब हुआ, तो पटना में डचों ने 1638 में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा बीपीएससी 1632 के विकल्प को सही मानता, ठीक। और पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। और इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 में दी गई थी। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्टर डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। अब आगे बात करें सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। और यूरोपियों का बिहार आगमन, तो पुर्तगाली आए, सर्वप्रथम आगमन इनका हुआ। और इनका जो व्यापारिक केंद्र था हुगली था बंगाल में। और सोरा का व्यापार करते थे जी, सोरा गंधक जो मतलब विस्फोटक चीज़ें होती। अब डच क्या है कि प्रथम फैक्ट्री अपनी पटना में 1632 में बसाया। और वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन है। और सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात करते थे। आगे बात करें प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना में 1620 में बनाए अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल पीटर मुंडी, ये अंग्रेजों का कहानी है, ठीक। और पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में किया अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड था, 1865 में इसका शासन समय था। और आगे इसमें क्या है, तो ये 1763 में मीर कासिम की कहानी बता दिया। और 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाएगा, ठीक। और जुलाई 1763 में मीर कासिम को थॉमस एडम्स ने कटवा के युद्ध में पराजित किया। कटवा मतलब कटवाना नहीं, ये कटवा युद्ध स्थान है। इसके बाद गिरिया तथा उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। आगे बात करते हैं अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो को पराजित हो गई थी, ठीक। और आगे बात करते हैं इधर अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। और प्रमुख विद्रोह के बारे में बात करें तो क्लावी के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। अगर पूछ ले कि श्वेत विद्रोह किसे कहा जाता है, तो क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1859 में नील विद्रोह हुआ, ठीक। बाद में बात करें वहाबी आंदोलन, तो इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे, ठीक। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। फराजी आंदोलन क्या, तो हाजी शरीयतुल्लाह इसके प्रमुख नेता थे। पटना इसका केंद्र था। और ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह भड़का। ये लो
हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। कोल विद्रोह की बात करें तो इसके बाद कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ। यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक, अगर बात करें कोल विद्रोह किससे संबंधित, तो जनजातीय विद्रोह के बारे में संबंधित है। और इस विद्रोह के केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा, मतलब यहाँ पे नहीं हुआ था। और इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिक्कों को दे दिया गया, सिक्खों को दिया जाना एवं उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। दिकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह के हिंसक रूप में ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इस क्षेत्र का शासन के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियम रेगुलेशन और इसमें त्यारा का प्रावधान लागू किया गया। आगे बात करें, इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दे दिया गया था। ठीक, और इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई। इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में किशुन साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू किया गया। अब संथाल विद्रोह की बात करें तो इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संस्थानों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य थे दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। जून 1855 में भोगनाडीह साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों फूलों और झानों के रूप में मिलता है। ठीक, और इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर के राजमहल तक हो गया था। बरहैत विद्रोह का मुख्य केंद्र था। दामन कोह में सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने एवं वीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, और विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीर पैंती के मैदान में संथालों ने पराजित कर दिया था। ठीक, और आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इस विद्रोह का दमन प्रमुख श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को दिया गया एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सहयोग प्रदान किया था। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहैत में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामन कोह का नाम बदल कर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा एवं राजमहल 4 जिले थे। और साथ ही 1860 ही में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। आगे बात करते हैं भागलपुर के कमिश्नर कौन थे, तो जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते थे, ये वही है कांग्रेस को जो अध्यक्ष बनाए थे
प्रथम अंग्रेज तो यही है, जॉर्ज यूल। और इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियाँ दी गई। और संताल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना है। अगर पूछ ले कि भारत की प्रथम जनक्रांति किस विद्रोह को माना गया, तो संथाल विद्रोह को माना गया, और माने किसने? कार्ल मार्क्स ने, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफा होर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को कौन सा दिवस मनाती है, तो हूल दिवस मनाती है। ये इम्पॉर्टेंट था इधर। आगे बात करते हैं मुंडा विद्रोह। तो बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी गई। 1899-1900 में हुए इस आंदोलन ने दक्षिणी रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ था, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा के जन्म की बात करें तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है। 1875 को रांची के वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था इसका जन्म। और बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव सर्वावलंबी धर्मावलंबी थे। तो यह था, ये हमारे बिहार के मध्यकालीन इतिहास था, और कुछ जो विद्रोह थे बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह, उनसे संबंधित प्रश्न थे। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक था। और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बेहतर लगा होगा। तो सभी लोग इसको क्या अपना वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों तक अपने पहुंचाने का कष्ट करें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स देखने के लिए।